इससे पहले की वीडियो में मैंने ये एक्सप्लेन किया कि रशिया एक कम्युनिस्ट कंट्री नहीं है। तो आज हम इस वीडियो में वर्ल्ड के उन 5 कंट्रीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो कम्युनिस्ट हैं। मतलब हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि कौन से ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स हैं जिनकी वजह से हम उन्हें कम्युनिस्ट कंट्री की कैटेगरी में रखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रश्मि और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस इन 10 मिनट्स। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। ये कुछ मेरे बारे में ब्रीफ इन्फॉर्मेशन है। मैंने नेट और JRF क्वालिफाई किया है। साथ ही साथ अभी मैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से PhD कर रही हूँ। कम्युनिस्ट स्टेट का सीधा सा मतलब होता है कि जब कोई कंट्री मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट आइडिया के थ्रू गवर्न होती है, या उनके कॉन्स्टिट्यूशन में भी हम इसका फीचर देख सकते हैं। वहीं अगर वहाँ पे मैं पॉलिटिकल पार्टी की बात करूँ तो वो एक सिंगल कम्युनिस्ट पार्टी के थ्रू रूल हो रही होती है और ये पार्टी मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट आइडिया पर बेस्ड होती है। पर कंट्री टू कंट्री इसमें हमें वेरिएशन भी देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल हम चाइनीज कम्युनिज्म को देखते हैं तो वो माओ की आइडियोलॉजी पे बेस्ड है, पर अगर इसका कोर आइडिया देखें तो वो कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी पर ही बेस्ड होता है, बस वो उस कंट्री के अकॉर्डिंग मॉडिफाइड होता है। और इस तरह हम देखते हैं कि कम्युनिस्ट कंट्री का अल्टीमेट एम होता है सोशलिज्म के थ्रू एक कम्युनिस्ट सोसाइटी को इस्टेब्लिश करना। अगर आप कम्युनिज्म और सोशलिज्म के आइडिया को अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप आई बटन पर क्लिक करके या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने इन दोनों वीडियो का लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। अगर मैं प्रेजेंट वर्ल्ड में कम्युनिस्ट कंट्री की बात करूं तो वर्ल्ड में 5 कम्युनिस्ट कंट्री हैं, जो हैं नॉर्थ कोरिया, लाओस, वियतनाम, क्यूबा और चाइना, जिन्हें हम आगे की स्लाइड में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चाइना की बात करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, लंबे चले चाइनीज सिविल वॉर के बाद 1949 में माओ जेडोंग की लीडरशिप में एज अ कम्युनिस्ट कंट्री पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना होती है। वैसे तो ओवर द टाइम अगर हम चाइना की हिस्ट्री देखते हैं तो देखा जाए तो चाइना में कई इकोनॉमिक रिफॉर्म भी किए गए हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट 1978 में हमें डेन जियाओपिंग की लीडरशिप में दिखाई देता है। और इस तरह चाइना एक एग्रीकल्चरल सोसाइटी से मैन्युफैक्चर बेस्ड इकोनॉमी की ओर बढ़ता है और आज वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है। और इस तरह 1978 के बाद जो कैपिटलिस्ट पॉलिसी रिफॉर्म और मार्केट इकोनॉमिक रिफॉर्म किए गए थे, उसके साथ ही साथ प्राइवेटाइजेशन को भी अलाउ किया गया था। तो यहाँ पे आपको जो एक न्यूज़पेपर आर्टिकल देखने में आ रहा है, वो आर्टिकल जो है वो चाइना की पॉलिसी रिफॉर्म से रिलेटेड था। ये आर्टिकल में ये कहने की कोशिश की जा रही है कि कैपिटलिज्म ने चाइना को अमीर तो बना दिया लेकिन डेमोक्रेटिक नहीं बना पाया, क्योंकि आज भी चाइना जो है वो पॉलिटिकली कम्युनिज्म को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली फॉलो कर रहा है और ये हमें पॉलिसी के लेवल पर और इंस्टीट्यूशन के लेवल पर हमें क्लियरली दिखाई देता है। तो इस तरह हमने देखा कि चाइना ने सोशलिज्म को चाइनीज़ कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ अडॉप्ट किया है। अब क्वेश्चन आता है कि चाइनीज़ गवर्नमेंट काम कैसे करती है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि चाइना में सिंगल पार्टी रूल है। चाइना सिंगल पार्टी के थ्रू गवर्न करती है कंट्री को, और वो सिंगल पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। वैसे तो चाइनीज़ गवर्नमेंट को अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट भी कहा जाता है, क्योंकि वहाँ ना ही फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ना ही आप किसी भी तरह का राजनीतिक मतभेद रख सकते हैं। अगर आप स्टेट की आइडियोलॉजी से डिफरेंस रखेंगे तो आपको पनिश भी किया जाएगा। साथ ही साथ हम ये देखते हैं कि चाइना में मोस्ट ऑफ द चीज़ें स्टेट ओन्ड है, मतलब स्टेट की है, और जो गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस है वो सोशल और पॉलिटिकल इकोनॉमिक हर स्फीयर में बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर मैं चाइना की इकोनॉमिक पॉलिसी की बात करूं, जब से चाइना में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है 1949 से, तब से ओवर द टाइम हमने देखा है कि चाइनीज़ इकोनॉमिक पॉलिसी में काफ़ी चेंज आया है। और उसी कंटेक्स्ट में चाइना में 2004 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी किए गए थे। इस अमेंडमेंट से कुछ कम्युनिस्ट प्रिंसिपल को क्लियरली हटा दिया गया था। फॉर एग्जांपल के लिए 2004 के बाद से कुछ हद तक प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी प्रोटेक्शन चाइना में दिया गया है। तो इस तरह अगर हम रियलिटी में देखें ना कि चाइना की इकोनॉमी कैसे काम कर रही है, तो इन रियलिटी चाइनीज़ इकोनॉमी एक मिक्स्ड इकोनॉमी बन चुकी है। देन व्हाट मेक्स चाइना ट्रूली कम्युनिस्ट कंट्री। अब क्वेश्चन ये आता है कि ऐसी क्या बातें हैं जो चाइना को एक कम्युनिस्ट कंट्री बनाती हैं। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि चाइना जो है वो वन कम्युनिस्ट पार्टी के थ्रू रूल होता है, जो कि ऑफिशियली कम्युनिस्ट फीचर के तहत
मतलब इक्वलिटी फॉर ऑल की बात करता है और नीड के अकॉर्डिंग वेल्थ की डिस्ट्रीब्यूशन को सपोर्ट करता है। तो इस तरह हम चाइना के एंटायर पॉलिटिकल सिस्टम में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का रोल देख सकते हैं। और साथ ही साथ चाइनीज गवर्नमेंट स्टिल कंट्रोल्स मेजर एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी एंड इकोनॉमी। मतलब चाइनीज गवर्नमेंट का जो सोसाइटी के मेजर एस्पेक्ट हैं, चाहे वो इकोनॉमी हो, सोसाइटी हो, उसमें कंट्रोल है। फॉर एग्जाम्पल, आज भी चाइना के मेजर बैंक्स, बिजनेसेस, मीडिया हाउसेस चाइनीज गवर्नमेंट के कंट्रोल में हैं, जो उन्हें ओन भी करते हैं। और अगर मैं चाइना के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूं, तो चाइना के कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 1 चाइना को एज अ सोशलिस्ट स्टेट डिक्लेयर करता है, जिसका मतलब है कि चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी वर्किंग क्लास और पेजेंट क्लास का कलेक्टिवली रिप्रेजेंटेशन करती है। तो इस तरह हम देखते हैं कि चाइना ने चाइनीज़ कैरेक्टरिस्टिक्स और वर्ल्ड के सिचुएशन के अकॉर्डिंग कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी को मॉडिफाई कर दिया है और उसे फॉलो भी कर रहा है। अब हम बात करेंगे रिपब्लिक ऑफ क्यूबा की। सबसे पहले इसका लोकेशन हम देख लेते हैं। बेसिकली ये एक आर्किपेलागो है जो कि नॉर्दर्न कैरेबियन सी में लोकेटेड है। अगर मैं यहाँ कम्युनिज्म की हिस्ट्री की बात करूँ तो 1953 में कम्युनिस्ट लीडर फेडरल कास्ट्रो के लीडरशिप में क्यूबा गवर्नमेंट के खिलाफ एक रेवोल्यूशन होता है, जिसके बाद फेडरल कास्ट्रो के लीडरशिप में 1961 में एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट का स्टैब्लिशमेंट होता है। और इस तरह क्यूबा को हम एक कम्युनिस्ट कंट्री के रूप में बनता देखते हैं। और आप तो जानते ही होंगे कि क्यूबा क्यों फेमस था, क्योंकि कोल्ड वॉर के टाइम पे क्यूबा मिसाइल क्राइसिस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट था कोल्ड वॉर का, वो हमें क्यूबा में ही दिखाई देता है। और इस तरह हम देखते हैं कि जब से क्यूबा में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, तब से वहाँ वन पार्टी कम्युनिस्ट रूल दिखाई देता है, जहाँ गवर्नमेंट की मोनोपोली हमें सोशो इकोनॉमिक हर स्फीयर पे दिखाई देती है। साथ ही साथ अगर मैं क्यूबा के इकोनॉमिक सिस्टम की बात करूं तो वहाँ का इकोनॉमिक सिस्टम काफ़ी क्लोज्ड है, गवर्नमेंट ओन्ड है और सेंट्रलाइज्ड भी है। और हमें वहाँ पे ना ही कोई किसी भी तरह का फ्रीडम ऑफ प्रेस दिखाई देता है, ना ही असेंबली और स्पीच का हमें फ्रीडम मिलता है। मतलब ये है कि हमें सारे पॉलिटिकल जो राइट्स होते हैं, फ्रीडम्स होते हैं, वो सब पे क्यूबा में एक एक्सटेंसिव रेस्ट्रिक्शन दिखाई देता है। अब हम इस स्लाइड में सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ वियतनाम की बात करेंगे, जो बेसिकली एक साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है। बेसिकली जो वियतनाम था वो एक फ्रेंच कॉलोनी थी और उसे 1945 में इंडिपेंडेंस मिलती है। मतलब आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर हम देखते हैं कि वियतनाम को इंडिपेंडेंस मिलती है, लेकिन 1954 आते आते वियतनाम में स्प्लिट हो जाता है। मतलब वियतनाम दो भागों में टूट जाता है, जिसमें नॉर्थ वियतनाम जो होता है वो कम्युनिस्ट स्टेट के रूप में इस्टेब्लिश होता है, जिसे सोवियत यूनियन का सपोर्ट मिलता है। वहीं जो साउथ वियतनाम होता है वो डेमोक्रेटिक कंट्री के रूप में इस्टेब्लिश होता है, जिसे अमेरिका का सपोर्ट मिलता है। और इसी आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल की वजह से हमें वियतनाम वॉर 20 ईयर तक दिखाई देता है। लेकिन 1976 में वियतनाम वॉर के ख़त्म होने के बाद कि वियतनाम जो है वो यूनिफाइड हो जाता है और इस तरह वियतनाम एज अ कम्युनिस्ट कंट्री के रूप में इस्टेब्लिश होता है। तो कब इस्टेब्लिश होता है? 1976 में। टेक्निकली देखा जाए तो वियतनाम अभी भी एक कम्युनिस्ट कंट्री है विथ वन पार्टी रूल, जहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ वियतनाम जो कि मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट आइडिया के तहत कंट्री को गवर्न करती है। पर रिसेंटली हमें ये देखने को मिल रहा है कि साउथ एशिया में वियतनाम एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी के रूप में उभर रहा है, क्योंकि वियतनाम ने भी कई इकोनॉमिक रिफॉर्म किए खुद को मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन के रूप में इस्टेब्लिश करने के लिए। लेकिन इतने इकोनॉमिक रिफॉर्म एंड कैपिटलिस्ट वैल्यू को अडॉप्ट करने के बावजूद भी वियतनाम में ह्यूमन राइट और फ्रीडम ऑफ स्पीच अभी भी लिमिटेड है, जहाँ पर आज भी मीडिया और जो न्यूज़ है वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में है और वहाँ पर गवर्नमेंट का क्रिटिसिज्म करने पर पनिशमेंट दिया जाता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि वियतनाम कॉन्स्टिट्यूशनली एक वन पार्टी सोशलिस्ट रिपब्लिक है और इसके कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 2 वियतनाम को एक सोशलिस्ट स्टेट घोषित करता है। अब हम यहाँ पे लाओस की बात करेंगे, जिसे हम लाओ पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के नाम से भी जानते हैं। ये भी एक साउथ एशियन कंट्री है, साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है, जो कि 1975 में एक कम्युनिस्ट कंट्री बना था। अगर मैं वहाँ के गवर्नमेंट की बात करूँ तो लाओस हमेशा से मिलिट्री जनरल्स के थ्रू रन हुआ था और ये जो मिलिट्री जनरल्स थे वो वन पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी सिस्टम को सपोर्ट करते थे, जो कि मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट आइडिया पर बेस्ड होता था।
अगर मैं लाओस के पॉलिटिकल सिस्टम की बात करूं तो अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिस्ट आर्टिकल जो कि 2016 में पब्लिश हुआ था, जिसका स्क्रीनशॉट मैंने साइड में लगाया भी हुआ है, ठीक है। ये आर्टिकल कहता है कि लाओस का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो नॉर्थ कोरिया के बाद सबसे क्लोज्ड पॉलिटिकल सिस्टम है, ठीक है। हालांकि अगर हम लाओस के सिस्टम देखें तो वहाँ पे वो लाओस जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी के थ्रू रूल होता है, पर अगर लास्ट 3 डिकेड में देखा जाए तो 1988 के बाद से लाओस ने भी कुछ इकोनॉमिक रिफॉर्म की पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया था अपने कंट्री में, और कुछ हद तक प्राइवेट ओनरशिप की भी बात की थी। साथ ही साथ लाओस ने 2013 में WTO को भी ज्वाइन किया था, लेकिन इन सब के बावजूद भी लाओ एक कम्युनिस्ट कंट्री है। अब हम इस स्लाइड में नॉर्थ कोरिया की बात करेंगे, जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ कोरिया के नाम से भी जाना जाता है। नॉर्थ कोरिया 1948 से पहले कम्युनिस्ट नहीं था, लेकिन 1948 के बाद जैसे ही साउथ कोरिया ने अपना इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिया, वैसे ही किम सुंग ने नॉर्थ कोरिया को एक कम्युनिस्ट कंट्री घोषित कर दिया था। नॉर्थ कोरिया का अगर मैं नॉर्थ कोरिया के पॉलिटिकल सिस्टम की बात करूं तो वो सबसे ज़्यादा हाईली सेंट्रलाइज्ड और वन पार्टी स्टेट है, ठीक है। और 2016 के जो नॉर्थ कोरिया का कॉन्स्टिट्यूशन था उसके अकॉर्डिंग वो खुद को एक सोशलिस्ट कंट्री घोषित करता है, जिसकी जो आइडियोलॉजी है वो जूशे पे बेस्ड है, ठीक है। जिसे मैं आगे बताऊंगी कि व्हाट इज़ जूशे आइडिया, ये जूशे आइडिया क्या है। लेकिन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड नॉर्थ कोरिया को एक कम्युनिस्ट कंट्री मानता है, लेकिन नॉर्थ कोरिया खुद को एक कम्युनिस्ट कंट्री कभी नहीं देखता, बल्कि किम फैमिली है, वहाँ की जो डायनेस्टी है किम, वो खुद की आइडियोलॉजी जिसे जूशे कहते हैं उस डॉक्ट्रिन पर पूरे कंट्री को रूल करते हैं, जो कि 3 प्रिंसिपल पे बेस्ड है। जूशे का मतलब ही होता है सेल्फ रिलायंट, ठीक है। तो वो 3 प्रिंसिपल क्या है? पहला प्रिंसिपल है इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस, दूसरा प्रिंसिपल है पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस, और तीसरा प्रिंसिपल है सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस। इस तरह हम देखते हैं कि 1970s में ये जो जूशे आइडियोलॉजी थी वो इनकी एक ऑफिशियल स्टेट आइडियोलॉजी बन जाती है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि वर्ल्ड जो है वो नॉर्थ कोरिया को एक कम्युनिस्ट कंट्री मानता है, लेकिन नॉर्थ कोरिया अपने आप को एक कम्युनिस्ट कंट्री नहीं मानता। और इसी को प्रूव करने के लिए 2009 में नॉर्थ कोरिया ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज किया और वो सारे प्रोविजंस को हटा दिए जो मार्क्सिस्ट और लेनिनिस्ट आइडियल्स थे। इवन कोई भी ऐसा जो वर्ड था जो कम्युनिज्म से रिलेटेड था, कोई भी ऐसे फाउंडेशन थे जो कम्युनिज्म के फाउंडेशन थे, वो सारे फाउंडेशन को नॉर्थ कोरिया ने ऑफिशियली 2009 में हटा दिया। और इस तरह नॉर्थ कोरिया कॉन्स्टिट्यूशनली अपने आप को एक सोशलिस्ट कंट्री डिक्लेयर करता है जो जूशे प्रिंसिपल पे बेस्ड है। तो इस तरह हमने नॉर्थ कोरिया के सिस्टम को जाना। इस तरह हमने वर्ल्ड के 5 कंट्रीज़ को देखा जिसे एक्सपर्ट्स जो हैं वो कम्युनिस्ट कंट्री मानते हैं, लेकिन हर सो कॉल्ड कम्युनिस्ट स्टेट जो होता है वो एक्चुअल में एक सोशलिस्ट स्टेट होता है, ठीक है, जो इस बिलीफ पे आधारित होता है कि जो सोशलिज्म है वो एक नेसेसरी कंडीशन है कम्युनिज्म को स्टैब्लिश करने के लिए। इसलिए वो कंट्री अपने आप को पहले एक फुली सोशलिस्ट कंट्री बनाना चाहती है, देन उसके बाद वो कम्युनिज्म को अचीव करना चाहती हैं। लेकिन अगर मैं प्रेजेंट कंटेक्स्ट में बात करूं और जितने भी कम्युनिस्ट जो सो कॉल्ड कम्युनिस्ट कंट्री हैं उनके सोशल पॉलिटिकल सिस्टम को देखूं तो उनके आइडियाज़ में डिविएशन दिखाई देता है, जो कि ओरिजिनल कम्युनिज्म के सोशल इकोनॉमिक सिस्टम जो कि मार्क्स और एंगल्स ने दिया था उससे काफ़ी अलग है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि there is no nation on earth who actually achieved true ideals of communism, क्योंकि हर कोई कम्युनिस्ट सो कॉल्ड कम्युनिस्ट कंट्री ने कम्युनिज्म के आइडिया को अपने सुविधा के अनुसार मॉडिफाई कर दिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा। साथ ही साथ आपको इसी तरह की वीडियो और भी देखनी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिएगा। आप मुझसे मेरी सोशल मीडिया में भी मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं। टिल देन बाय बाय एंड कीप लर्निंग।